नमस्कार, मैं सजाब सर कैप्टन इंजीनियर सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोर्ड रैंकर नाम से ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आप लोग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बारे में आप लोग यहाँ पर कंप्लीट डिटेल वीडियो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं फिजिक्स की क्लास लेता हूँ और फिजिक्स की क्लास में जो भी चैप्टर हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम में, वो सब के बारे में, हर चैप्टर के बारे में डिटेल वीडियो यहाँ पर हम लोग लेकर आ रहे हैं। आज की क्लास 3rd क्लास है और लेक्चर नंबर 3 है, और लेक्चर नंबर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और लेक्चर 3 में उसका डिटेल वीडियो आपके सामने लाऊंगा। डिटेल में आपको बताऊंगा क्या होता है ये सब कंसेप्ट। अब जहाँ तक आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने फोर्स ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उस पर क्वेश्चन कैसे करना था, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जहां तक बात इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की है, तो उस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 ही टाइप के मेनली क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो हम लोग लास्ट में चल के इसके क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आएंगे, क्वेश्चंस के लेक्चर लेकर आएंगे, PYQs होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वहां पर हम लोग डिटेल में आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वहां बताएंगे। लेकिन मेनली 3 टाइप के, जो 3 वेराइटी है क्वेश्चंस के, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 वेराइटी में अगर बात किया जाए, इन 3 के अलावा जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तीनों क्वेश्चन जो होते हैं, वो तीनों को छोड़ के वो सब फार्मूले बेसिस होती है। और फार्मूले बेसिस क्या होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास फार्मूला है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K भी हटा देता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देता हूं कि आपको यहां समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन है 1/F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपको हो सकता है कि एक चार्ज दे दिया, फोर्स दे दिया, R दे दिया, और आपसे पूछ दिया Q2 की वैल्यू निकालो। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे दिया Q1 Q2 और F दे दिया, R की वैल्यू पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन हो गया Q1 Q2 और R दे दिया, F की वैल्यू पूछ लिया। वैसे ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दे सकता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन R स्क्वायर। इसमें भी वही चीज, R दे दिया, F दे दिया, Q की वैल्यू पूछ लिया, Q R दे दिया, F की वैल्यू पूछ लिया। इस तरीके से क्वेश्चन देता है। E और R दे दिया और Q की वैल्यू पूछ लिया। मैंने आपको क्या बोला? मैं आपको बोला इन 3 जो मैं बता रहा हूँ, 3 कंसेप्ट के अलावा और कोई भी जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपके इन 3 के अलावा वो सभी फार्मूले बेसिस होते हैं। तो उसमें ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम ये 3 कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि आगे चल के आने वाला है, इन 3 कंसेप्ट पर होता है। वो हम लोग लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कंसेप्ट लेकर आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आएंगे। उसमें आपको ये सब कंसेप्ट मिलेंगे, उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या हम लोगों को यहाँ पर इंक्लूड है? पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 3 कंसेप्ट आज की क्लास में कवर होंगे, ये टॉपिक कवर होंगे। जैसे पिछली क्लास में कुछ बातें यहाँ पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू यूनिट चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रीजन सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज एट विच एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टू अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि आपके यूनिवर्स में 3 टाइप के फील्ड आपका होता है। पहला ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था फोर्स ड्यू टू चार्ज, फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको फार्मूला बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R क्यूब इनटू R वेक्टर। इस तरीके से आप चाहो तो फार्मूला देख सकते हो। उसके बाद
फोर्स वाले फार्मूले और चार्ज वाले फार्मूले, जो यूनिट चार्ज के फार्मूले हैं, उन दोनों फार्मूले पर मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे और दोनों को करने के तरीके बताए थे। मैंने कहा था कि जो तरीका फोर्स का है वही तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है और दोनों तरीकों पर हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। आपने देखा था कि सबसे पहले हमने देखा था कि जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना है, उसको छोड़ के हम ये एनालिसिस करते हैं कि उसको छोड़ के कितने चार्ज बचते हैं। आपको पता है कि अगर 3 चार्ज है तो 3 चार्ज की वजह से फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको वेक्टर सम कर देते हैं, वो वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देते हैं और आराम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था। आज की क्लास लेक्चर नंबर 3 है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पिछली क्लास का कुछ टॉपिक बचा था, यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे और वो टॉपिक का नाम है, आपको पता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला टॉपिक आपका है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है, जैसे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, वहां पर क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और याद रखो, यहाँ पर सभी लाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं। अगर पैरेलल लाइंस होते हैं तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इतना बात क्लियर होना चाहिए। इंटेंसिटी इज सेम एट ऑल द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा इस केस में। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पैरेलल लाइंस से, पैरेलल लाइंस अगर होते हैं तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। आपका यहाँ पर एग्जांपल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, जो कि मैंने बताया। अगला टाइप है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट हो, तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसको कैसे बनाओगे, यहाँ देखो, यहाँ पर पैरेलल नहीं है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ पर देख सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जब भी ऐसा डायग्राम दिख जाए तो आप समझ लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैंने आपको 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताए और तीसरा है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जनरली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो पॉइंट चार्ज से निकलते हैं। जैसे कि पॉइंट चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो इससे निकलता हुआ दिखेगा, अगर नेगेटिव होता है तो इसकी तरफ आता हुआ दिखेगा। और वो कैसे आता है, रेडियली आता है, इसलिए इसको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने आपको बता दिया क्या होता है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहां पर ये कंसेप्ट समझना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो चार्ज पार्टिकल होता है, अगर उसके डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्शन के हिसाब से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो डायरेक्शन जो उसका दिखाता है इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिक लाइंस के रूप में हम लोग क्वेश्चंस में दिखाते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, वो इमेजिनरी लाइंस होता है जो कि हमको दिखता नहीं। ये एक इमेजिनरी लाइंस है। ये तो हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर होता, अगर लाइन बनाते तो वो किस टाइप से दिखता। लेकिन यहाँ पर अपने को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ये चीज आपको समझना होगा। तो यहाँ पर है, इट इज डिफाइंड एज द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिधर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज चलेगी, एक बात समझ लीजिए, ये ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है।
अब दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा जाए तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो याद रखिएगा हमेशा कि नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। हमेशा नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिख रहा है, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो वो किधर चलेगा, इधर की ओर चलेगा नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो वो इधर चलेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में चलेगा। अब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहते हैं तो हम एक पॉजिटिव चार्ज वहां पर रखेंगे, वो जिस डायरेक्शन में चलेगा वही डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया इट इज डिफाइंड एज द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात ये? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग हम लोग लेते हैं, अलग अलग शेप ऑफ बॉडी के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जाता हुआ दिखेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से जो है वो निकलता हुआ दिखेगा। कैसे? यहाँ से देखो इधर की ओर निकलता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ दिखेगा। और नेगेटिव चार्ज से जो है, नेगेटिव चार्ज से जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आता हुआ दिखेगा। यहाँ दिख रहा है आपको नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आता हुआ दिखता है। समझ में आई बात? तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को शो करता है। ये चीज आपको समझनी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज शो करता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे शो करता है। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि पॉजिटिव पर आ तो सकता नहीं, अगर पॉजिटिव चार्ज है दोनों और अगर एक जगह नेगेटिव चार्ज है तो याद रखो नेगेटिव और एक जगह दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको इतना बात यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर समाप्त होता है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर समाप्त होगा। जबकि अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या कभी ये पॉजिटिव की तरफ आता हुआ दिख सकता है क्या? नहीं दिख सकता। तो आपको एक बात समझना है, यहाँ से बाहर जाता हुआ लाइन आधे के इधर जो है वो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है आपको पता है इसके चारों तरफ निकलता है, ठीक है भाई, और यूनिफॉर्मली निकला। आपको पता है अगर आधा बना दिया तो इसके इधर ऐसे 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 रेडियली आउटवर्ड चल रहा है। लेकिन जैसे ही इसके इधर आते हैं तो ये चीज आपको समझना होगा कैसे बनेगा। जैसे ही इसके इधर आते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट होगा वो उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट होगा वो उसे क्या करेगा, बेंड करता हुआ चलेगा। और बेंड करेगा तो इसे जाना ऐसे चाहिए था, ये ऐसे गया, इसे जाना ऐसे चाहिए था, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। समझ में आई बात? ये ऐसे ये बेंड होता है पॉजिटिव चार्ज जो होता है। जैसे कि अगर मैं बनाऊं यहाँ पर मैं बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बनाता यहाँ पर एक, सबसे पहले ये वाला बनाता हूँ, ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव से गया नेगेटिव पर समाप्त हुआ, पॉजिटिव से गया नेगेटिव पर समाप्त हुआ, ऐसे ही पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पर समाप्त होगा। और यहाँ से भी ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से पॉजिटिव से निकलता हुआ नेगेटिव पर आता हुआ दिखेगा। चलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव से कैसे चलता है ये चीज बता दी। अब देखो अगर यहाँ दोनों पॉजिटिव होता तो क्या होता, सबसे पहले यहां से अगर निकलता तो वो कैसे निकलता, वो पहले मैं वाइट से बनाता हूं आपको क्लियर हो जाए। निकलता तो ऐसे जाता, इधर वाले ऐसे ऐसे, इधर वाले ऐसे, इधर वाले ऐसे, इधर वाले ऐसे, ऐसे जाता। ठीक है भाई। अब देख, आपको पता है कि यहां तक तो इधर सही है, यहाँ से इधर तो सही है, इधर वाले जाएंगे, लेकिन इसके इधर वाला जो है वो बेंड होगा। वो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, बेंड कैसे होगा। तो मैं बेंड इसको करता हूँ, ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक है भाई।
ये वाला अब इससे दूर बेंड हुआ, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये वाला ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ वाला अब ये भी थोड़ा सा बेंड हुआ तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अरे ठीक है भाई, वैसे ही सेम इसमें भी चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से ऐसे बेंड हुआ। अब ये वाला तो आपको पता है ऐसे चलेगा, ये वाला भी ऐसे चलेगा, ये वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, वो बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पर अगर कई बार क्वेश्चन देता है कि पेयर ऑफ लाइक चार्ज या पेयर ऑफ अनलाइक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं, तो याद रखो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो याद रखो जो इसके पॉजिटिव के इधर है उसका इफेक्ट तो इसके वजह से भी थोड़ा सा होगा। आप कहते हो इसको भी, ये भी थोड़ा बेंड होता है, जाहिर सी बात है थोड़ा बेंड होगा, ये भी थोड़ा बेंड होगा बेटा इफेक्ट, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि इधर वाले का होता है। इसलिए इधर वाला हम लोग सीधा सीधा बना देते हैं, लेकिन इधर वाला थोड़ा सा बेंड करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया तरीका। इस तरीके से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का तरीका हमने आपको सिखा दिया। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका बना लाइक चार्ज, और ये अनलाइक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बताया। प्लेन कंडक्टर कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अगर प्लेन कंडक्टर जो है, प्लेन कंडक्टर इक्वल अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की ओर जाता हुआ दिखेगा, सिंपल, ठीक है भाई। अब देखो तो कुछ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। याद रखिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज पे समाप्त होता है। याद रखिए ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाता, क्योंकि पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर समाप्त हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ समाप्त हो गया, ये लूप नहीं बनाया, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ लूप। तो ये चीज हो गया, दे ऑलवेज ओरिजिनेट एंड और टर्मिनेट एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। याद रखिए हमेशा ओरिजिनेट राइट एंगल पर होगा, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से सभी 90 डिग्री पर ओरिजिनेट होगा और एंड भी 90 डिग्री पर होगा। ये चीज आपको समझना। They do not pass through a conductor। याद रखिए अगर बीच में एक कंडक्टर आ जाता, मान लो यहाँ पर हम यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, ये कंडक्टर हो जाता, तो बीच वाले जो लाइंस हैं वो क्या हो जाते, वो समाप्त हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, बीच वाले लाइन जो है वो बीच वाले लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्यों होते हैं वो तो बाद की बात है, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। बीच वाले लाइन मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चलता, ये नहीं होते, ऐसे जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ से निकलता हुआ दिखता, बट यहाँ से अंदर क्रॉस नहीं करता, यहाँ से अंदर जो है वो क्रॉस नहीं करता। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है कंडक्टर के अंदर नहीं चलता, कंडक्टर के बाहर चलता है। याद रखो कंडक्टर के बाहर कैसे जा रहा है वो चीज मैंने आपको दिखाया, लेकिन अंदर नहीं चल सकता। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं चल सकते। अब ये कैसे होता है आपको पता है, पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। और आपको याद होगा अगर ये टोटल नेट चार्ज 0 है तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता हुआ दिखेगा, फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे दिखेगा, ऐसे यहाँ से इधर की ओर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये ऐसा होता है। ये चीज मैंने आपको क्लियर किया कि कैसे ये they do not passes through a conductor, ये चीज मैंने आपको बता दी। अगला है they never intersect each other। देखो कहीं पर भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए क्या, बिल्कुल नहीं करते, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये लाइंस आपको समझ आनी चाहिए। अब आपसे पूछे कि the relative closeness of the lines of force give the idea about the relative strength of the electric field in that region। याद रखिए जितना ज्यादा क्लोजनेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। तो जितना क्लोजनेस होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, स्ट्रेंथ होती है। ये चीज हो गया। They contract longitudinally or lengthwise, they explain attraction। ये चीज अभी नहीं बात करना, ये चीजें अभी बात नहीं करनी है।
अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर आपको अब समझना है, जो कि आपको पता है कि मैंने दो टॉपिक यहाँ पे कवर किया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टाइप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दो टॉपिक मैंने कवर किया है यहाँ पे। अब अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि आपको समझना होगा, एकदम बेसिक है। अगर आप थोड़ा अच्छे से समझोगे तो आराम से ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसका यूज केमिस्ट्री में मैक्सिमम होता है। जैसे जनरली देखा जाए तो आपने देखा होगा, मान लो यहाँ पर OH ऐसे बन गया, आपको पता है H पे प्लस होता है, O पे 2 माइनस होता है, H पे प्लस होता है। अब यहाँ 2 माइनस है तो 1 माइनस इसके साथ, 1 माइनस इसके साथ, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब दो इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों के बीच का कुछ एंगल है, मान लो 104 डिग्री के नियर अबाउट होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपका मोमेंट आएगा वो निकल जाता है। यहाँ पर आपसे पूछता है तो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि केमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का रोल क्या है। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और कुछ दूरी पर रखे गए हैं, और यही सिस्टम पूरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रखिए, फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सम शॉर्ट डिस्टेंस, द सिस्टम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चीज आपको समझना है, हमेशा याद रखना है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर किसी डिस्टेंस पर रखे हों, यहाँ पर डिस्टेंस तो 12 लिया, तो इन डिस्टेंस पर रखे हैं, तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा, ये एक सिस्टम है, इट इज नॉट अ वैल्यू। याद रखिएगा, इट इज नॉट अ वैल्यू, याद रखिएगा, ओनली अ सिस्टम, याद रखिएगा, ओनली अ सिस्टम, ये वैल्यू नहीं है, ये एक सिस्टम है। याद रखिएगा, सिंपल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सम शॉर्ट डिस्टेंस, द सिस्टम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चीज आपको समझनी है, ये वैल्यू नहीं होती इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक सिस्टम होता है। तो वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लिया और दोनों के बीच की दूरी ले लिया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब P = Q × 2L। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा। याद रखिए, डायरेक्शन कहां से कहां होती है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है। मतलब यहां पर किधर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर केमिस्ट्री में बात करें तो हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर अपने फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर और वहाँ पर यूज कुछ और है, यहाँ पर अपने को समझना है, वह यहाँ पर कुछ और है। अब इसकी यूनिट आपसे पूछता है, देखो दो की तो कोई यूनिट नहीं होती, क्यू की यूनिट कूलाम होती है, एल की यूनिट मीटर होती है, तो इसकी यूनिट हो गई कूलाम मीटर। अगर इसका डायमेंशन की बात करें तो कूलाम का डायमेंशन 80 और एम का डायमेंशन एल, तो आपको पता होना चाहिए LT A, यहाँ पर ये A हो गया। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात हो गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक।
अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू पोल्स होते हैं, ये चीज बताया मैंने। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ये बताया। कूलम्ब मीटर बताया, वेक्टर क्वांटिटी बताया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर निकालना चाहें तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर जहां तक बात किया जाए तो इसमें दो तरीके से निकालते हैं। पहला एक्सियल पोजीशन और दूसरा आपका होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। दो तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते हैं। सबसे पहले हम एक्सियल, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहले हम लोग एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं। तो एक्सियल पोजीशन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक तरीके से अपने को समझना। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर हमने लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ लिया एक प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लिया हमने 12 डिस्टेंस, जो कि हम लोग शुरू से लेते आ रहे हैं यहाँ पे 12 डिस्टेंस। इसके ठीक बीचों बीच से, ठीक बीचों बीच, याद रखिएगा, ठीक बीचों बीच से आर दूरी पर अपने को, आर दूरी पर एक एक्सिस में आपका एक पॉइंट है P, जहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां पर अगर बात किया जाए तो ये A पॉइंट मान लो, इसे B पॉइंट मान लो, इसे O पॉइंट मान लो। अब यहाँ पर ये L डिस्टेंस होगा और ये L डिस्टेंस होगा, क्योंकि AO बराबर लिख दिया मैंने, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू L डिस्टेंस हो गया ये। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने को किस पॉइंट पर निकालना है? अपने को we need to find electric field at P point। याद रखिए, P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है, कल ही हमने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस पॉइंट को छोड़ के कितने चार्ज हमारे उस एरिया में, उस रीजन में दिख रहा है। मतलब P को छोड़ के कितने चार्ज अपने को दिख रहे हैं? तो यहाँ पर दो चार्ज अपने को दिख रहा है, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, मतलब दो चार्ज है, एक B पर और एक A पर। तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे? दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक EA और एक EB। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं कि A के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, तो ये प्लस है, अगर यहां कुछ नहीं होता तो प्लस मानते हैं, तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो EA का डायरेक्शन इधर आएगा, EA इधर हो गया। और B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं होता तो प्लस मानते हैं, माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर आएगा, ये EB का डायरेक्शन इधर आएगा। अब बताओ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दोनों अपोजिट है तो ई नेट आपको पता है, ई नेट बराबर होता है ई नेट वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर और माइनस, सॉरी, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। यहां पर हमने ऐसे क्यों लिखा? E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, वैसे तो हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस ले लिया, और माइनस ले लिया तो फिर वेक्टर भी लेने का कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ई नेट बराबर E1 माइनस E2। अब आप कहोगे सर ये माइनस ऐसे क्यों लिया? क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होगी उसको छोटे वाले वैल्यू से ही घटाएंगे। अब बताओ, A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी या B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी? जिसकी डिस्टेंस जितना कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले AP की वैल्यू आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो R लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक R की वैल्यू लिया है हमने R, और यहाँ से यहाँ तक L है, तो AP बराबर R प्लस L और BP बराबर हो गया R माइनस L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, तो आपका EA और EB, तो आपको पता है कौन ज्यादा होगा? तो जिसकी दूरी कम होगी वो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो B वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, A वाला कम होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं E नेट बराबर EB माइनस EA।
ठीक है, इतना बात तो अब क्लियर हो गया। अब ईबी की वैल्यू क्या यहाँ दिया है, ईबी तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, सिंपल बात है। तो यहाँ पर ईबी निकाल लिया, तो ईबी निकाला हमने तो के ईबी निकाला हमने तो यहाँ पर आ गया बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई ए पी का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई ए पी का स्क्वायर। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अब यहाँ से के क्यू कॉमन हुआ, के क्यू कॉमन कर दिया, बचा क्या 1 बाई बी पी का स्क्वायर माइनस 1 बाई ए पी का स्क्वायर। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब क्या हम यहाँ पर बीपी यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया के क्यू, यहाँ पर बचा बीपी इंटू ए पी का होल स्क्वायर और ऊपर हो गया ए पी का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू उठा के हमने रख दिया ए पी बी पी का, यहाँ पर रखा मैंने तो ई नेट की वैल्यू आ गई, ई नेट बराबर हमने के क्यू छोड़ दिया और यहाँ पर ए पी की वैल्यू रखा तो ए पी की वैल्यू है आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एल आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेझिझक। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं डाउट है देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, ध्यान से देखिए ये ए स्क्वायर है ये माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर हमने सॉल्व किया के क्यू और यहाँ पर आ गया आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल लिया, आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल और एक ब्रैकेट में आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, ये हो गया डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना बात क्लियर हो गया। इतना अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे इसके आगे ऊपर वाला मिटा देते हैं जिससे कि आपको आसानी से ये चीज क्लियर हो जाए। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है कि यहाँ पर दिख रहा है तो जो कटेगा उसको काट दो, तो L से L यहाँ कट गया, R से R यहाँ कट गया, यहाँ बचा 2R यहाँ बचा 2L, तो आपका वैल्यू आ गया E नेट बराबर KQ इंटू 2R इंटू 2L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये Q इंटू 2L जो हो गया वो P हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2KPR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद रखिए L बहुत छोटा है R से L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा, तो L इज लेस देन R, तो आप कह सकते हो L स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रखोगे तो आएगा 2KP बाई R का पावर 4, इससे R से R कटा तो आपका आंसर आ गया 2KP बाई RQ, और यही वैल्यू आपका क्या होता है, यही वैल्यू आपका आता है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। देखो ये चीज हमने बताया आपको, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कैसे हमने फाइंड आउट किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने दो चार्ज लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालना है, तो आपको पता है सबसे पहले इन दोनों का डायरेक्शन देखा, ए और बी के वजह से पहले ई का डायरेक्शन देखा तो अपोजिट डायरेक्शन इधर की ओर रिपल कर रहा है, और ई बी का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। आपको पता है दोनों अपोजिट है तो ई नेट होगा ई ए माइनस ई बी, अब जो बड़ा होगा उसको छोटे वाले में से घटाएंगे, ई नेट बराबर ई बी माइनस ई ए कर दिया। ई बी की वैल्यू निकाला, आपको पता है बी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से बी पी का स्क्वायर करेंगे तो के क्यू अपन Vp का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन AP का स्क्वायर। अब इन दोनों में के क्यू कॉमन किया, के क्यू कॉमन किया 1 बाई Vp का स्क्वायर माइनस 1 बाई AP का स्क्वायर। अब Vp और AP की वैल्यू हमने निकाला, Vp आपको पता है कि टोटल R है, उसमें से L हटा दोगे तो R माइनस L, यहाँ रख दिया R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस
1/r+l का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पर आया r+l²। यहाँ a² माइनस b² का फार्मूला दिख रहा है, तो आपको पता है a² माइनस b² होता है a माइनस बी और a प्लस बी। वो चीज हमने यहाँ पर किया, a माइनस बी किया और a प्लस बी किया, तो आपकी ये वैल्यू आई यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का मतलब a² माइनस b² होता है। वो चीज यहाँ लिखा आपका वैल्यू, इसको सॉल्व किया, l से l कट गया, यहाँ r से r कट गया, यहाँ आया 2r, यहाँ आया 2l, वो चीज यहाँ रख दिया 2r 2l, k क्यू पहले से है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ई नेट बराबर आ गया। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 2ql बराबर होता है p, तो हमने इसको ऊपर वाले पे लिख दिया 2kpr अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज होता है कि l बहुत छोटा होता है r से, तो l² को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। l² अगर खत्म हो गया तो बचा क्या 2kpr अपॉन r का पावर 4, एक r से एक r कट गया, बचा क्या 2kp अपॉन r क्यूब। तो आपका जो फार्मूला आया वो आया E बराबर 2kp अपॉन r क्यूब, ये आया एट एक्सियल पोजीशन। और इसको और अच्छे से लिखोगे तो E एक्सियल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। ये डायरेक्शन, ये आपकी वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन का, जो कि आपको याद होना चाहिए। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो बेझिझक होके पूछ सकता है। यहां मैंने आपको बताया एट एक्सियल पोजीशन। अब अगला आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अपने को यहीं पर सीखना है इक्वेटोरियल पोजीशन का। अब इसको कैसे हम करेंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, एक प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों को मिलाने वाला लाइन, दोनों के बीच की दूरी 12 है। इसके ठीक मिड पॉइंट से इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब 90 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर यहाँ पर P पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आपको पता है इसको छोड़ के कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। सबसे पहले दोनों का डायरेक्शन देखते हैं, प्लस क्यू है, यहाँ पर इन दोनों को मिला दिया, यहाँ पर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो आपको पता है कि ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी r है तो ये भी दूरी r है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में आमने जो सेम साइड है उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नीट्यूड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ E डैश मान लिया, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसे E डैश माना। तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से 2 कंपोनेंट आएंगे, तो इसके पहला कंपोनेंट इधर आएगा E डैश cos थीटा, और इधर आएगा E डैश sin थीटा। ठीक है भाई, E डैश sin थीटा। अब इसके वजह से ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इधर की ओर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी E डैश ही होगा क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। इसकी वजह से जो इधर आया वो आया E डैश cos थीटा, और इधर आया E डैश sin थीटा। ध्यान से देखिए, E डैश sin थीटा दोनों में कट जाएगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बचा कि E नेट बराबर बचा, E नेट बराबर 2E डैश cos थीटा। अब E डैश की वैल्यू यहाँ उठाकर रखा मैंने, E डैश की वैल्यू उठाकर रखा तो आपको वैल्यू आई कि 2 E डैश का मतलब KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना बात समझ में आ गया। और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाला तो L बाई R, तो लिख दिया मैंने L बाई R। देखो बेटा हमने रख दिया सिंपल, 2QL बराबर B होता है, तो यहाँ पर बचा KP अपॉन R क्यूब। ये आपका फार्मूला आ गया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक कितना आसानी से आ गया, ये चीज़ आपको समझना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये चीज समझना होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इधर आया, माइनस क्यू की वजह से निकाला, इधर आया। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि आर आर दोनों है, दोनों पर चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा होता है
के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो कांस्टेंट है, क्यू और आर की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो यहाँ पर ई है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट आए, इधर वाला ई कॉस थीटा, इधर वाला ई साइन थीटा। इसके भी दो कंपोनेंट आए, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। यहाँ देखो ई साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है, ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कटा, बचा क्या, सिर्फ ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। हमने लिख दिया ई नेट बराबर 2 ई डैश कॉस थीटा। ई डैश की वैल्यू यहाँ उठा के रखा, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ उठा के रखा, दोनों की वैल्यू यहाँ सॉल्व किया, आंसर आ गया के पी बाई आर क्यू। तो ये चीज होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि मैंने आपको बताया। अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात हो गई। अब अगली क्लास में हम लोग टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, और इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। देखो बेटा, इसमें हम लोग अभी सिर्फ टॉपिक इंक्लूड करके टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल, हम पूरे यूनिट के न्यूमेरिकल एक साथ लेकर आएंगे, और लगभग 3 से 4 क्लास हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यूमेरिकल होंगे, जहां पर आपको लेवल के हिसाब से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के न्यूमेरिकल होंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लगातार 3 क्लास हम लोगों का न्यूमेरिकल होगा, और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर न्यूमेरिकल आप नहीं सीखोगे तो फिर आपको इसके कंसेप्ट में प्रॉब्लम आएगी। अब कोई डाउट अगर आता है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि हाँ सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, अगली क्लास में आप अगले लेक्चर में इस बात को क्लियर करिए। तो जब भी आप पूछोगे तो अगले लेक्चर में उसके क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जो भी अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। लाइक बहुत कम मिल रहा है, तो जब तक लाइक नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लाइक अगर कर दोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आगे और अच्छे कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा मैं। तो इस तरीके से आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।